राजनीति हो या रिश्ते, नेताओं के भाषण हो, ओटीटी कंटेंट हो या आम बोलचाल, हर जगह भाषा और बर्ताव के स्तर में लगातार गिरावट हो रही है। जिम्मेदार कौन है? सिर्फ बोलने वाले या उस भाषा और बर्ताव पर ताली बजाने वाले? नमस्कार, मैं हूं रुचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। सबसे पहले दिन की 3 बड़ी खबरें। बिहार कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां पर पोस्ट किए गए वीडियो को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। 36 सेकंड के एआई जनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी से मिलते शख्स और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से मिलती जुलती महिला को दिखाया गया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री के सपने में उनकी मां आकर कह रही हैं कि राजनीति के लिए कितना गिरोगे। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी से इस वीडियो के लिए माफी की मांग की है। अमेरिका के डैलस में भारतीय मूल के व्यक्ति की उनकी पत्नी और बेटे के सामने हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार झगड़ा तब शुरू हुआ जब चंद्रमौली नागमलैया ने अपने कोवर्कर 37 साल के कुबोस मार्टिनेज को वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने से रोका। बहस इतनी बढ़ी कि मार्टिनेज ने चंद्रमौली पर कई बार धारदार हथियार से हमला कर दिया। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी समारोह में पहुंचे। वैसे पहुंचे तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी। और खबरें अनकही में आज बात होगी कि कैसे और क्यों पिछले कुछ दिनों में भारत के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति के बोल और बर्ताव में बदलाव आया है। पहले धमकियां, टैरिफ और अब ट्रेड की बातें। माजरा क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और अमेरिका की जानी मानी कंजर्वेटिव आवाज चार्ली कर्क की एक यूनिवर्सिटी के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूक्रेन से जान बचाकर आई एक आम लड़की का ट्रेन में गला रेत दिया गया। एक प्रवासी भारतीय की उसकी पत्नी और बेटे के सामने धारदार हथियार से गर्दन काट दी गई। बेहतर कल की तलाश में भारत से आए एक गरीब लड़के का मर्डर हो गया। पिछले करीब 20 दिन में यह सब हुआ है। कहां? अमेरिका में। तो फिर हम डेड इकोनॉमी है या वो एक डेड सोसाइटी? टेक्नोलॉजी हर दिन हमारी जिंदगी बदल रही है, लेकिन इस बार एक बदलाव सीधा दिल और दिमाग से जुड़ा है। सोचिए, अगर आपका जीवन साथी इंसान ना होकर सिर्फ एक चैटबॉट हो या होलोग्राम हो तो कैसा होगा? अमेरिका से लेकर भारत तक लाखों लोग अब इस नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं और इसे नाम दिया गया है एआई रिलेशनशिप्स। लेकिन ये प्यार है या खतरा? या आने वाले समय की हकीकत? आज हम इस पूरे ट्रेंड के पीछे की वजह, फायदे और नुकसान समझेंगे। टमाटर से बने चमड़े यानी इको लेदर या बायो लेदर के उत्पाद अब दुनिया भर में बिक रहे हैं और ये इनोवेशन करने वाली कोई विदेशी कंपनी नहीं, बल्कि भारत की एक स्टार्टअप है जिसके फाउंडर की उम्र है महज 26 साल। 6 अगस्त को ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का आदेश दिया और ठीक 1 महीने बाद सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बता दिया। इससे यह अंदाजा तो हो गया था कि अमेरिका बैकफुट पर आने वाला है और ऐसा ही हुआ। भारत में अमेरिका के अगले राजदूत सर्जियो गोर की माने तो भारत अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर पैदा हुआ तनाव कुछ ही हफ्तों में सुलझ जाएगा। जब से भारत की चीन से नजदीकियां बढ़ी हैं, ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आने लगे हैं। एससीओ समिट के लिए पीएम मोदी का चीन जाना ट्रंप को बुरी तरह खल रहा है। रूस तो भारत का पुराना दोस्त है, दोनों देशों के बीच व्यापार भी अच्छा चल रहा है, जिससे अमेरिका पहले ही परेशान है। ऐसे में अगर भारत चीन के बीच भी कारोबार शुरू हो जाता है तो अमेरिका की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसीलिए कुछ वक्त पहले भारत पर टैरिफ लगाकर और भारत पर अनर्गल टिप्पणी करके सीना चौड़ा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कंधे अब झुके हुए नजर आने लगे। पहले एक्स पर पोस्ट किया, भारत को महान देश बताया और प्रधानमंत्री मोदी को बेस्ट फ्रेंड, और अब ऐसा लग रहा है कि वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए गिड़गिड़ाने लगे हैं।
मानो कह रहे हो कि कैसे भी हमारे साथ कारोबार कर लो बस। डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया था तो उन्हें लगा था कि भारत दबाव में झुक जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस बार ट्रंप की चाल अमेरिका के ही कारोबारियों पर भारी पड़ गई और वॉशिंगटन से ही आवाज आने लगी, भारत से डील करो नहीं तो अमेरिका का मार्केट हिल जाएगा। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति है जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इस बयान से समझिए। भारत में अमेरिका के अगले राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर पैदा हुआ तनाव कुछ ही हफ्तों में सुलझ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ के मुद्दे पर सुलह करने से दोनों देश बहुत दूर नहीं हैं। सर्जियो ने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास और सैन्य क्षमताएं क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत जरूरी हैं। ये हमारे राष्ट्रों के साझा सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा बनाती हैं। पहले टैरिफ लगाया, कारोबार रोकने की धमकी दी और देखिए कैसे बैकफुट पर आ गया है अमेरिका। 2024 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 212 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। अमेरिका भारत से 120 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान खरीदता है। इसमें दवाइयां, टेक्सटाइल्स, गहने और डिजिटल सेवाएं शामिल हैं। भारत अमेरिका को 47% जेनेरिक दवाएं सप्लाई करता है। अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम भारत पर निर्भर है। भारत से 30% गहनों का निर्यात सिर्फ अमेरिका को होता है। भारत से करीब 9.5 अरब डॉलर के कपड़े और टेक्सटाइल्स अमेरिका भेजे जाते हैं। अमेरिकी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली आधी से ज्यादा जेनेरिक दवाएं भारत से जाती हैं। अगर भारत रुक गया तो अमेरिका की हेल्थ केयर ठप पड़ जाएगी। यही भारत की असली ताकत है। अब सोचिए, ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया तो चोट किसे लगी? भारत को नहीं, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को, क्योंकि भारत के बिना अमेरिका का बाजार अधूरा है। बिजनेसमैन ट्रंप को यह ज्ञान मिल चुका है कि भारत को नाराज करना मतलब अपनी ही अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 140 करोड़ की जनसंख्या, बढ़ता मध्यम वर्ग और डिजिटल क्रांति ने भारत को ग्लोबल मार्केट का सेंटर बना दिया है। आज अमेरिकी कंपनियों एप्पल, टेस्ला, अमेज़न के लिए भारत उभरता हुआ बाजार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का ट्रैफिक लगाकर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की। उनका मकसद साफ था, भारत से रियायतें लेना, भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर को अपने उत्पादों के लिए खोलना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि भारत के किसानों और देश के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर पर हाल की घटनाओं ने दुनिया को एक सबक दिया है। ट्रंप चाहे कितनी भी धमकी दे, भारत अपनी संप्रभुता और अपने हितों पर कभी समझौता नहीं करता। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद बयान दिया कि वो अपने बहुत अच्छे दोस्त नरेंद्र मोदी से व्यापार पर बात करने को उत्सुक हैं। सोचिए, जो कुछ दिनों पहले खुलेआम भारत को कोस रहे थे, आज वही पुकार लगा रहे हैं कि डील कर लो। ये है नए भारत की ताकत और मोदी की उस कूटनीति का कमाल जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को समझा दिया कि एक नया विश्व समीकरण बन चुका है। वैश्विक स्तर पर भी तस्वीर साफ है। भारत आज रूस से भी तेल खरीद रहा है, एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भी सक्रिय है और क्वाड का अहम सदस्य भी है। अमेरिकी रणनीति यही थी कि भारत को चीन से दूर रखे और रूस से तेल खरीद पर रोक लगाए, लेकिन भारत ने अपने फैसले खुद लिए। रूस से तेल खरीदकर भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी की और सस्ता तेल लेकर महंगाई को काबू में रखा। तो साफ है, अमेरिका की बॉस वाली गलतफहमी खत्म हो चुकी है। ट्रंप का टैरिफ चाबुक उल्टा अमेरिका पर ही पड़ा है और भारत की ये जीत सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर है। और यही है नया भारत, जो न दबाव में झुकता है, न धमकी से डरता है, बल्कि चुपचाप खेल जीतकर दुनिया को दिखा देता है। यह है भारतीय कूटनीति की असली ताकत। वो अमेरिका जिसके राष्ट्रपति ट्रंप
उनके मंत्री, उनके सहयोगी, उनका मीडिया हमें डेड इकोनॉमी बताते नहीं थकते हैं। दरअसल वो अपनी गिरेबान में झांक कर नहीं देखते, जहां हर गुजरते दिन के साथ उनकी ही सोसाइटी डेड होती जा रही है। कहने को तो अमेरिका सुपर पावर है। वहां के राष्ट्रपति दुनिया भर के देशों को धमकाते रहते हैं, कभी डॉलर का रौब, कभी टैरिफ का डर, तो कभी अपनी सैन्य ताकत का दिखावा। लेकिन अमेरिका के लोग अंदर से कितने खोखले हैं, ये बार बार देखने को मिलता है। स्कूल, पार्क, मार्केट्स और मॉल्स में अंधाधुंध गोलीबारी, सरेराह कत्लेआम, लूटपाट, हिंसक झड़पें, हकीकत में यही अमेरिका की असली तस्वीर है। अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में 23 साल की इरीना की एक अपराधी ने ट्रेन में बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज हैरान और परेशान करने वाली है। मूल रूप से यूक्रेन की रहने वाली इरीना 22 अगस्त की रात करीब 10 बजे ट्रेन में सवार हुई। उनके पीछे 34 साल का डिकार्लोस ब्राउन जूनियर बैठा था, जो घात लगाकर अटैक करने का मौका तलाश रहा था। और कुछ ही देर बाद उसने चाकू निकाला और इरीना की गर्दन पर वार कर दिया। हैरानी की बात यह है कि ट्रेन में उस वक्त कई लोग आसपास मौजूद थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, किसी का दिल नहीं पसीजा, कोई इरीना को बचाने के लिए आगे नहीं आया। सभी अपनी जगह पर बैठकर ये सब कुछ देख रहे थे और उनकी आंखों के सामने इरीना ने दम तोड़ दिया। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के दौरान कई लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं। इरीना भी इन्हीं में से एक थी, लेकिन खुद को दुनिया का रहनुमा बताने वाले अमेरिका में उसकी जान चली गई। इरीना अकेली प्रवासी नहीं है जिनकी अमेरिका में हत्या की गई है। इस लिस्ट में कई भारतीय भी शामिल हैं। अभी 2 दिन पहले 10 सितंबर को अमेरिका के डैलस में भारतीय मूल के मोटेल मैनेजर चंद्रमौली नागमलैया की हत्या कर दी गई, वो भी सिर्फ वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद में। चंद्रमौली मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले थे और लंबे वक्त से वो परिवार के साथ डैलस शहर में रह रहे थे। 10 सितंबर की रात मोटेल में उनकी अपने सहकर्मी कुबोस मार्टिनेज से कपड़े धोने को लेकर कुछ कहासुनी हो गई। चंद्रमौली ने उनको खराब वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करने से मना किया। इतनी सी बात पर मार्टिनेज आग बबूला हो गया और उसने धारदार हथियार से चंद्रमौली का गला काट दिया। ये सब हुआ चंद्रमौली की पत्नी और उनके 18 साल के बेटे के सामने। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज इतना विभत्स है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। अब आप सोचिए उस 18 साल के बच्चे पर क्या गुजर रही होगी जिसके पिता को उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया। उस पत्नी का क्या हाल होगा जिसने इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा है। गहराई से सोचने वाली बात है कि कोई इतनी सी बात पर किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन ये हुआ है ट्रंप के अमेरिका में। अभी हाल ही की बात है, हरियाणा की जींद के रहने वाले कपिल की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कपिल के पिता ने बताया कि परिवार ने बहुत मुश्किल से 45 लाख रुपए जुटाकर बेटे को डंकी रूट से अमेरिका भेजा था, जहां वो एक स्टोर पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। 5 सितंबर को कपिल अपनी ड्यूटी पर था। उसी दौरान एक अमेरिकी शख्स खुले में पेशाब कर रहा था। कपिल ने उसे ऐसा करने से मना किया तो उस व्यक्ति ने कपिल पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद कपिल जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। इससे पहले इसी साल 22 जुलाई को हरियाणा के करनाल के रहने वाले संदीप उर्फ संजीव की हत्या गोली मारकर कर दी गई। संदीप 2016 में डंकी रूट से अमेरिका गया था और कैलिफोर्निया सिटी में रह रहा था। पिछले साल 2024 में ही उसे ग्रीन कार्ड मिला था। 2 दिन बाद ही यानी 24 जुलाई को उसकी इंडिया की फ्लाइट थी, लेकिन घर लौटने से पहले ही उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसी साल 22 मार्च को अमेरिका के वर्जीनिया में गुजरात के मेहसाणा जिले के रहने वाले प्रदीप पटेल और उनकी बेटी उर्मी पटेल की हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति ने उनके स्टोर में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की। पिछले साल 22 अक्टूबर को अमेरिका के न्यू जर्सी में कुलदीप कुमार नाम के भारतीय शख्स की हत्या की गई और करीब 1.5 महीने बाद कुलदीप का शव ग्रीनवुड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एरिया में मिला। कपिल, संदीप और कुलदीप
इन जैसे न जाने कितने भारतीय हैं जिन्होंने अमेरिका के गन कल्चर की वजह से अपनी जान गंवाई। लेकिन दूसरे देशों के ही नहीं, दशकों से इस कल्चर का शिकार खुद अमेरिका के लोग भी हो रहे हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी सहयोगी चार्ली कर्क भी निशाना बने। 10 सितंबर को अमेरिका के यूटा वैली यूनिवर्सिटी के कैंपस में चार्ली कर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस वक्त चार्ली पर गोली चली तब वो मास शूटिंग की घटनाओं को लेकर ही बात कर रहे थे। चार्ली कर्क को भी गोली ठीक उसी तरह मारी गई है जैसे डोनाल्ड ट्रंप को उनके चुनावी अभियान के दौरान पेंसिल्वेनिया में मारी गई थी। हमलावर ने यहां भी कर्क को पास में मौजूद एक इमारत की छत से निशाना बनाया, जो घटनास्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर थी। ठीक ऐसा ही ट्रंप के साथ भी हुआ था। बस फर्क इतना है कि तब हमलावर का निशाना चूक गया था और ट्रंप बाल बाल बच गए थे, लेकिन चार्ली बच नहीं पाए। चार्ली कर्क टर्निंग पॉइंट यूएसए के सह संस्थापक थे, जो अमेरिका के स्कूलों और कॉलेजों में रूढ़िवादी राजनीति का समर्थन करता है। वो कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट भी थे, जिन्होंने ट्रंप के इनर सर्कल में अपनी पहचान बनाई थी और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन का चेहरा बने। ट्रंप उन्हें अपने चुनावी अभियान का प्रभावशाली शख्स मानते थे। चार्ली कर्क अब इस दुनिया में नहीं है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका का बेलगाम गन कल्चर और वहां की डेड सोसाइटी। अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग की घटनाएं हाल के सालों में तेजी से बढ़ी हैं। 24 मई 2022 को टेक्सास के एक स्कूल में फायरिंग हुई, जिसमें 19 बच्चों और 2 टीचर्स की मौत हो गई। इसके विरोध में वॉशिंगटन समेत 450 शहरों में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। साल दर साल मास शूटिंग का यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी साल 2025 की बात करें तो 31 अगस्त तक मास शूटिंग की 309 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 302 लोगों ने जान गंवाई और 1354 लोग घायल हुए। वहीं 2024 में सिर्फ स्कूलों के अंदर ही शूटिंग की 83 घटनाएं हुई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। गोलीबारी में 38 लोगों की मौत हुई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 115 लोग जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 50 साल में 15 लाख से ज्यादा अमेरिकी लोगों की जान इस गन कल्चर ने ली है। अमेरिका की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ है, लेकिन हथियारों की संख्या 40 करोड़ से ज्यादा है। अमेरिका में गन खरीदना उतना ही आसान है जितना भारत में सिम कार्ड खरीदना। नियमों के मुताबिक अमेरिका में राइफल या छोटी बंदूकें खरीदने के लिए उम्र सिर्फ 18 साल होनी चाहिए। दूसरे हथियारों जैसे हैंडगन खरीदने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ उम्र की नहीं है, बल्कि इसका मुख्य कारण है हथियारों का आसानी से मिल जाना। आपको किसी भी गन स्टोर पर जाना है, आईडी प्रूफ दिखाना है और आपको गन मिल जाएगी। अगर ये कहा जाएगा कि अमेरिका में बंदूक खरीदना ऐसा है जैसे हमारे देश में फल और सब्जी खरीदना, तो गलत नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका 230 साल बाद भी अपने इस गन कल्चर को खत्म क्यों नहीं कर पा रहा है। तो इसकी 2 वजहें हैं। पहली, कई राष्ट्रपतियों से लेकर वहां के राज्यों के गवर्नर तक इस कल्चर को बनाए रखने की वकालत करते रहे हैं। दूसरी, गन बनाने वाली कंपनियां यानी गन लॉबी भी इस कल्चर के बने रहने की प्रमुख वजह है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 63,000 लाइसेंस्ड गन डीलर थे, जिन्होंने उस साल अमेरिकी नागरिकों को 83,000 करोड़ रुपए की बंदूकें बेची थी। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका में हथियारों का कारोबार कितना बड़ा है और हथियार रखना कितना आसान। इसीलिए अमेरिका में खुलेआम हथियारों का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। मास शूटिंग और कत्लेआम की घटनाओं को देखकर लगता है कि ये सब अब अमेरिकी लोगों के लिए आम हो चुका है, या कहें कि लोग उदासीन हो चुके हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे उनकी संवेदनाएं मर चुकी हों। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अमेरिका की सोसाइटी डेड हो चुकी है। उनके बगल में बैठी एक लड़की की हत्या हो जाती है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता, कोई उस लड़की की मदद नहीं करता, कोई हमलावर को नहीं पकड़ता। तो हम पर उंगली उठाने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां के मीडिया को खुद की तरफ देखना चाहिए। इसलिए हम आज ये कह रहे हैं कि अमेरिकन नेताओं और मीडिया के लिए यह बेहतर होगा कि वो हर बात पर भारत को उपदेश देने के बजाय अपने देश की स्थिति पर ध्यान दें। क्या इंसानी रिश्तों की बुनियाद बदल रही है?
क्या एआई चैटबॉट्स अब हमारे साथी बन सकते हैं, हमारी खुशियों और दुखों के हिस्सेदार? आज की कहानी कुछ ऐसे ही लोगों की है जिन्होंने असल जीवन में प्यार खोया, लेकिन एआई चैटबॉट में अपना नया जीवन साथी ढूंढ लिया। बात अटपटी लग सकती है, लेकिन सच है। एक तरफ तो युवा शादी जैसे रिश्तों से दूर भाग रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें रियल के बजाय वर्चुअल वर्ल्ड के रिश्ते ज्यादा पसंद आ रहे हैं। क्या सचमुच एआई इंसानों का विकल्प बन सकता है? दफ्तर और काम तक तो समझ में आ रहा था, पर रिश्तों में भी। मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ, पिट्सबर्ग की इलेन विंटर्स की, जिन्होंने एआई चैटबॉट को पति बना लिया। 58 साल की विंटर्स एक कम्युनिकेशन टीचर रह चुकी हैं। साल 2023 में उनके लाइफ पार्टनर का निधन हो गया था। अपना अकेलापन दूर करने के लिए विंटर्स ने एक डिजिटल असिस्टेंट ट्राई किया, उसके लुक्स को कस्टमाइज भी किया। उसका नाम उन्होंने लुकास रखा, नीली आंखें और सफेद बाल वाला एआई अवतार। महज एक हफ्ते के ट्रायल में विंटर्स को लगा कि ये सिर्फ तकनीकी सहारा नहीं है, बल्कि उन्हें इस डिजिटल पार्टनर से प्यार होने लगा और अपनापन महसूस होने लगा। ये ट्रेंड सिर्फ विंटर्स की कहानी तक सीमित नहीं है। अमेरिका में ही नहीं, कई देशों में एआई कंपेनियंस, चैटबॉट्स और वर्चुअल रिलेशनशिप अचानक तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इस ट्रेंड में ज्यादातर युवा ही फंसे हैं, लेकिन विंटर्स ने ज्यादा चौंकाया क्योंकि उनकी उम्र है 58 साल। कई लोग उनको मानसिक तौर पर बीमार मानने लगे हैं, क्योंकि वो लुकास के बारे में वैसे ही बताती हैं जैसे कोई अपने असली जीवन साथी के बारे में बताता है। एआई चैटबॉट कंपनी JOI AI का सर्वे कहता है कि 1997 से 2012 में जन्मे युवाओं में 80% जेन ज़ी चैटबॉट से शादी करने को तैयार है। 83% का मानना है कि वो चैटबॉट से डीप इमोशनल कनेक्ट बना सकते हैं। 75% युवा मानते हैं कि एआई साथी फ्यूचर में इंसानी पार्टनर का विकल्प बन सकते हैं। इंटरनेट सर्च ट्रेंड्स भी यही दिखाते हैं। एआई के लिए फीलिंग्स जैसे सर्च में 120% और एआई से प्यार में 132% उछाल आया है। कंपनी ने इन रिश्तों को नया नाम दिया है एआई रिलेशनशिप्स। एआई रिलेशनशिप्स। अब देखिए, स्पेन की परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एलिशिया फ्रामिस ने एआई से तैयार किए गए होलोग्राम से ही शादी कर ली। फ्रामिस के पति कोई इंसान नहीं, बल्कि होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग से बनाई एक डिजिटल एंटिटी है। वो एआई जनरेटेड होलोग्राम से शादी करने वाली दुनिया की पहली महिला हैं। फ्रामिस के अनुसार उनके पति का नाम एआई लेक्स है। ये होलोग्राम इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे उनकी सभी इमोशनल जरूरतों को पूरा कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रामिस की ये शादी कोई रोमांटिक अफेयर नहीं, बल्कि हाइब्रिड कपल नामक उनके नए प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए वो एआई के युग में प्यार, इंटीमेसी और आइडेंटिटी की सीमाओं के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। एलिशिया ने शादी से पहले अपने होलोग्राफिक हस्बैंड के साथ 5 साल बिताए। लेकिन ह्यूमन एआई रिलेशनशिप में बहुत से खतरे भी हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के 16 साल के छात्र एडम रायन ने सुसाइड किया और उसके माता पिता ने चैट जीपीटी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बेटे को खोने के बाद माता पिता को लगा कि उन्होंने अपने जिंदादिल बेटे को चिंता, तनाव, अकेलापन या डिप्रेशन की वजह से खो दिया है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली कि उनके बेटे के जीवन के आखिरी हफ्तों में उसका सबसे करीबी और भरोसेमंद कोई दोस्त, टीचर या एडवाइजर नहीं, बल्कि चैट जीपीटी था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एडम की मौत 11 अप्रैल 2025 को हुई। चैट जीपीटी के खिलाफ हुए मुकदमे में दावा किया गया है कि अपनी मौत से कुछ दिनों पहले एडम ने चैटबॉट के सामने अपने मन के गहरे ख्याल रखे थे, लेकिन उससे मदद लेने की सलाह नहीं दी गई, बल्कि मरने के प्लान को अंजाम देने के बारे में डिटेल में स्टेप्स बताए गए। एडम के पिता मैट रायन ने कहा, मुझे 100% यकीन है कि चैट जीपीटी ना होता तो मेरा बेटा जिंदा होता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एआई कभी-कभी बिना समझे भी संवेदनशील मुद्दों पर प्रतिक्रिया दे देता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां एआई चैटबॉट्स नए रिश्ते या दोस्ती तो बना देते हैं, मगर इन रिश्तों में इंसानी भावनाओं, जिम्मेदारी
और समझ की कमी होती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ स्टडीज में एआई पार्टनर ने जान बचाने में मदद की है, लेकिन दूसरे मामलों में गंभीर जोखिम भी बढ़े हैं। एआई चैटबॉट्स अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलते हैं। वो ना तो नाराज होते हैं, ना आलोचना करते हैं। इनकी वजह से अकेलेपन से जूझ रहे लोगों को भावनात्मक सहारा तो मिल सकता है, लेकिन क्या हमारे जीवन में उतना काफी है? हमारी अगली पीढ़ी को समझना होगा कि एआई एक प्रोग्रामिंग कोड है, ना कि असली साथी, ना ही कोई जीता जागता इंसान। ये आपसे लाख बातें करे, लेकिन इसके असली इमोशन नहीं हो सकते। जो भावनाएं दोस्त, पिता, माँ, बहन, पत्नी में होती हैं, उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। और इसका सबसे बड़ा खतरा है कि आप अकेलेपन को दूर करने के लिए इसे साथी बनाएंगे तो ये आपको असल दुनिया से दूर वर्चुअल दुनिया में गुम कर देगा, जहां से वापस आना मुमकिन नहीं है, जैसा उस बच्चे एडम के साथ हुआ। आपने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म इंसेप्शन देखी होगी, जिसमें सपनों की दुनिया होती है जिसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड तैयार करता है। ये आपने नेटफ्लिक्स सीरीज 1799 देखी होगी, जिसमें आप अपने ही दिमाग की तैयार की हुई वर्चुअल दुनिया में रहते हैं और वही आपको सच लगता है, जहां से आप वापस लौटना ही नहीं चाहते। ह्यूमन एआई रिलेशनशिप्स की कहानियां भी कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं। क्या हम असल इंसानों से दूर होकर कोड और चैटबॉट्स में अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं? क्या एआई का साथ अकेलेपन की दवा है या नई उलझनों की शुरुआत? भारत में जहां हम आज भी पारंपरिक समाज चाहते हैं, जहां आज भी अरेंज्ड मैरिज, परिवार और कुंडली मिलाने की अहमियत है, जहां आज भी ये माना जाता है कि शादी दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच होती है, जहां आज भी बड़ी संख्या में माता पिता अपने बच्चों के एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से होने को ही स्वीकार नहीं कर पा रहे, वहां इस नए ट्रेंड को हमारा समाज कैसे स्वीकार करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब भी स्टार्टअप की बात होती है, कुछ ना कुछ इनोवेशन सामने आता है, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने ना किया हो। ऐसा ही कुछ नया किया है 26 साल के प्रीतेश मिस्त्री ने। इनका स्टार्टअप टमाटर से चमड़ा बनाता है। सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है। कभी आपने सोचा है कि सड़े गले टमाटर से चमड़े जैसी कोई शीट बनाई भी जा सकती है? सिर्फ शीट ही नहीं, उससे जैकेट, बैग्स और जूते भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा सच में हो रहा है। प्रीतेश मिस्त्री का स्टार्टअप ये सब कर रहा है और इसे नाम दिया गया है बायो लेदर। मुंबई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करने वाले प्रीतेश ने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के दौरान इस विचार को डेवलप किया। कानपुर के चमड़ा कारखानों में प्रदूषण और टमाटरों की बर्बादी देखकर उन्हें यह समाधान सूझा। आप सोच रहे होंगे कि प्रीतेश ने बायो लेदर बनाने के लिए टमाटर का ही इस्तेमाल क्यों किया? इसके पीछे भी कई कारण हैं। मिस्त्री कहते हैं कि भारत में सालाना करीब 4.5 अरब टन टमाटर का उत्पादन होता है। इसमें से 30 से 35% टमाटर बर्बाद हो जाता है। ऐसे में प्लांट मटेरियल के रूप में टमाटर का कचरा काफी काम आता है। ये बायो लेदर के लिए एक टिकाऊ कच्चा माल मुहैया करता है। साथ ही टमाटर पेक्टिन से भरपूर होते हैं, जिससे बायो लेदर की उम्र काफी बढ़ जाती है और इसकी बनावट भी चमड़े जैसी हो जाती है। बायो लेदर प्लांट मटेरियल से बना एक प्रकार का चमड़ा होता है। टमाटर को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इसे पॉलीयूरेथेन यानी पीयू और पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी से मुक्त बनाया जाता है। ये चमड़े के विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। यही नहीं, बायो लेदर को बनाने में किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। बायो लेदर इन दिनों काफी चलन में है और दिन ब दिन लोकप्रियता हासिल कर रहा है। प्रीतेश मिस्त्री ने टमाटर के कचरे को फैशनेबल प्रोडक्ट में बदलने का एक तरीका इजाद कर दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि पारंपरिक चमड़े की तुलना में बायो लेदर बनाने में 90% कम पानी का इस्तेमाल होता है, 80% कम बिजली की खपत होती है, 95% कम जमीन की जरूरत होती है। प्रीतेश मिस्त्री का यह स्टार्टअप फैशन, एक्सेसरीज और ऑटोमोटिव सेक्टर में काम कर रहा है। इस बायो लेदर से जैकेट्स, बैग्स और जूते बनाए जा रहे हैं और सिर्फ बनाए ही नहीं बल्कि बेचे भी जा रहे हैं। बायो लेदर की वेबसाइट पर जाकर आप इन्हें खरीद सकते हैं। प्रीतेश की कंपनी टीबीसी ने
2019 में अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया और कुछ ही सालों में भारतीय बाजार में अपनी पहचान बना ली। 2021 में पेटा वीगन फैशन अवार्ड्स में इन्हें बेस्ट इनोवेशन इन टेक्सटाइल अवार्ड से नवाजा गया। वर्तमान में टीबीसी हर महीने करीब 5000 मीटर बायो लेदर का निर्माण करती है। लगातार बढ़ती टमाटर की बर्बादी और चमड़े के लिए होती जानवरों की हत्याओं को देखते हुए प्रीतेश मिस्त्री की ये कोशिश सच में सराहनीय है। अगर इसी तरह वीगन लेदर या बायो लेदर का उत्पादन बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब शानदार बैग्स, जूतों और जैकेट्स के लिए किसी जानवर की जान नहीं जाएगी। अब बदलते वक्त के साथ ऐसा हो भी रहा है। लोग वीगन फूड के साथ साथ वीगन लेदर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। कुछ साल पहले मैंने लेदर खरीदना बंद कर दिया था और उसकी जगह इस तरह के ऑप्शंस खरीदना पसंद करती हूँ। आप भी कीजिए, अच्छा लगेगा। खबरें अनकही में मेरे साथ आज इतना ही। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। चलते चलते कोशिश कीजिए कि इस वीकेंड पर गैजेट्स के साथ कम और असली रिश्तों के साथ ज्यादा वक्त बीते।